हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टार्ट स्टडी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, इतिहास के क्लास में आज हम लेकर के आए हैं फोर्थ लेक्चर। यूरोप में राष्ट्रवाद की जो उदय हमारा चैप्टर था, उसमें हम फोर्थ टॉपिक पर है। हमारा फोर्थ टॉपिक है जर्मनी और इटली का निर्माण। ये जो जर्मनी और इटली का निर्माण है, इस टॉपिक में हम बहुत ही डिटेल तरीक़ा से इसको समझने जा रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक ही कह रहा है कि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? जर्मनी जो है सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। तो समझिए, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और 1848 के बाद जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। अभी जो है हम यहाँ पर मार्कर यूज किए हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमको भी नया नया सिस्टम में पता नहीं चल रहा है कि किस तरीक़ा से रिकॉर्ड किया जाए। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप नए टेक्नोलॉजी के साथ आ चुके हैं और आपको भी बहुत सहूलियत होगी। तो चलिए अब इस तरीक़ा से ही पढ़ने का शुरुआत करते हैं। 1848 के बाद जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है जनतंत्र, मतलब जनता का जो तंत्र है, जनता का जो शासन प्रणाली है, और क्रांति से अलगाव होने लगा था। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। रूढ़िवादी जो है, राज्य की सत्ता को बढ़ाना और यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। कैसा भावना का इस्तेमाल किया? राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया। उसे इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। उसे इस प्रक्रिया से भी देखा जा सकता है कि जर्मनी और इटली एकीकृत होकर के जो है ना समग्र राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। मध्यवर्गीय जर्मन जो लोग थे, उसमें राष्ट्रवादी भावनाएं जो है ना काफ़ी ज़्यादा व्याप्त थी। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल जो है राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। राष्ट्रवादी पहल जो है राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया गया। उदारवादी पहल को उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों, जिसको जंकर्स कहते थे, ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके पश्चात जो है प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल के बेहद ठंडे शीश महल, हॉल ऑफ मिरर्स कहते हैं, उसमें हुई। सभा ने प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मन में राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना।
देखिए यहाँ पर जो है जो भी चीज़, जैसे कि जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। नया जो राज्य बना उसने बैंकिंग, मुद्रा और कानूनी न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। पर्सा द्वारा उठाए गए कदम और उनकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना, और पर्सा के द्वारा जो कदम उठाए गए थे वो जर्मनी के लिए जो है एक मॉडल के रूप में उभरा। तो अगला हम टॉपिक लेते हैं इटली। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब मदद होगा तो ये मदद का हकदार आप भी बन सकते हो। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 19वीं सदी के अंत में जो है इटली 7 राज्य में बटा हुआ था, उसमें से कौन कौन सा राज्य था। चलिए आगे देखते हैं, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट में एक इतालवी राजघराने की का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध विक्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जिउसेप्पे मैत्सनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1830 के दशक में जो है मैत्सनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गया। 1831 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता जब हो गई तो उसके जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया, न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस ने से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूल का हाथ था, उससे सार्डिनिया पीडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जिउसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिलसिलाओं के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुएल की पत्नी थी। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। चलिए अब देखते हैं ब्रिटेन की क्या दास्तान थी। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। कुछ विद्वानों ने एक तर्क दिया कि राष्ट्र या राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था।
नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय एथनिक थी। इन सभी जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल संसदों का सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी, जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वुल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड की बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। चलिए, अब हमारा जो है आज हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अगला वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या थी, यूरोप राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या थी। तो चलिए अब हम समझते हैं, अगले वीडियो में इसको लेकर के मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो को पूरा देखा और आप इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो सके और आप भी सुकून से अपनी पढ़ाई कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।